हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन। यस, कर दीजिए कंफर्म। तो चलें शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेटर ऑफ क्रेडिट को। ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर आप इस प्रकार से क्लास को कंप्लीट करते हैं तो फिर पेपर में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उनके आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो चलें शुरू करें आज का डिस्कशन। कई प्रकार के लेटर ऑफ क्रेडिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट की। डेफर्ड पेमेंट एलसी। दिस एलसी इज सिमिलर टू यूजेंस एलसी और एक्सेप्टेंस एलसी। ये एलसी किसके जैसा एलसी है? जो यूजेंस एलसी है या एक्सेप्टेंस एलसी है। इन एलसीज के अंदर एक टाइम पीरियड दिया जाता है फॉर मेकिंग पेमेंट, यानी देर इज सम डेफिनेट मैच्योरिटी पीरियड फ्यूचर में। लेकिन ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम दिस एलसी एक्सेप्ट दैट देर इज नो बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट्स ड्रॉन एंड इट इज पेबल ऑन सर्टन फ्यूचर डेट्स सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ क्रेडिट कन्फॉर्मिंग डॉक्यूमेंट्स। तो एक नॉर्मल एक्सेप्टेंस एलसी, यूजेंस एलसी और डेफर्ड पेमेंट एलसी में बेसिक अंतर क्या है? इसके अंदर बाकी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट जिसको हम ड्राफ्ट्स भी कहते हैं वो इसमें नहीं बनते। तो दीज आर नॉट ड्रॉन और इसका पेमेंट भी वही सर्टन फ्यूचर डेट के ऊपर है, यानी इसमें भी यूजेंस पीरियड होता है। द ओनली कंडीशन एलसी कन्फॉर्मिंग डॉक्यूमेंट्स, सो क्रेडिट मीन्स एलसी। सो एलसी को कंप्लाई करते हुए जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट होने हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। द ड्यू डेट इज मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इस केस में जो ड्यू डेट है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर ही मेंशन्ड होता है। Absence of bill of exchange saves the beneficiary from cost of stamp duty or other levies as are applicable in certain countries. अगर बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाए जाते, ड्राफ्ट्स ड्रॉ नहीं किए जाते तो जो बेनिफिशियरी है उसके लिए कॉस्ट सेविंग है, बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, ड्राफ्ट्स के ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है कई कंट्रीज के अंदर। तो वो जो खर्चे हैं, वो जो लेवीज हैं, वो उनकी कॉस्ट सेविंग हो जाती है फॉर द बेनिफिशियरी। सो आई होप डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट को हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इट इज सिमिलर टू यूज आंसर, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेगोशिएशन लेटर ऑफ क्रेडिट की। नेगोशिएशन एलसी या नेगोशिएशन क्रेडिट। Issuing bank undertakes to make payment to the bank which has negotiated the document। तो इस एलसी में व्हाट इज देयर, जो इशू करने वाला बैंक है वो प्रॉमिस दे रहा है। किस चीज का प्रॉमिस दे रहा है? टू मेक पेमेंट टू द बैंक विच हैज नेगोशिएटेड द डॉक्यूमेंट। बैंक एक्स ने एलसी इशू किया, अंडरटेकिंग दिया कि अगर बैंक Z या बैंक Y इनमें से जो भी बैंक डॉक्यूमेंट को नेगोशिएट करेगा, यानी जो भी बेनिफिशियरी को पेमेंट करेगा, तो X इशूइंग बैंक उसको पेमेंट कर देगा। विच हैज़ नेगोशिएटेड द डॉक्यूमेंट्स मीन्स विच हैज़ गिवन द वैल्यू ऑफ ड्राफ्ट और डॉक्यूमेंट ड्रॉन अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। तो उन लेटर ऑफ क्रेडिट को हम नेगोशिएशन एलसी या नेगोशिएशन क्रेडिट कहते हैं। The document negotiated should be strictly according to terms and condition of the letter of credit.
सो जो डॉक्यूमेंट नेगोशिएट होने हैं स्ट्रिक्टली वो कन्फर्म करते हों, कंप्लाई करते हों टर्म्स एंड कंडीशन जो लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन्ड हैं। LC may be freely negotiable or may be restricted to any bank nominated by issuing bank। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ गई। सो LC को नेगोशिएट कौन करेगा? LC को नेगोशिएट एनी बैंक कर सकता है, सो दिस कुड बी वन ऑप्शन। या LC को लेटर से केवल बैंक Z जो है वो नेगोशिएट करेगा। तो इस केस में देयर इज रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड कि ओनली वन पर्टिकुलर बैंक विल नेगोशिएट द डॉक्यूमेंट। तो उस बैंक को नॉमिनेट कर दिया जाता है, तो उस केस में हम कहते हैं उसको नॉमिनेटेड बैंक। सो लेटर ऑफ क्रेडिट में जब भी फ्री छोड़ दिया जाए दैट एनी बैंक कैन मेक द नेगोशिएशन, तो हम उसको कहते हैं नेगोशिएटिंग बैंक। लेकिन अगर उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर बैंक को अथोराइज किया जाता है दैट ओनली दैट बैंक विल बी एबल टू नेगोशिएट, तो फिर हम उसको कहते हैं नॉमिनेटेड बैंक। तो एक हुआ नेगोशिएटिंग बैंक और एक हुआ नॉमिनेटेड बैंक। सो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है आई एम श्योर ये हमें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट की। बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? व्हेन एक्सपोर्टर अरेंजेस टू इशू एन LC इन फेवर ऑफ लोकल सप्लायर टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपोर्ट LC रिसीव्ड इन हिज फेवर, इट इज नोन एज बैक टू बैक LC। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से देयर इज ए एक्सपोर्टर कॉल्ड X, so he has got a letter of credit. Now X will not manufacture the goods himself, goods वो मैन्युफैक्चर करवाएगा Z से। Z also wants LC, तो अगर ये LC ट्रांसफरेबल होता तो X इसका कुछ पार्ट Z को ट्रांसफर कर देता। बट इफ दिस LC is not transferable, in that case there is a new LC which will be issued in favor of Z, और इस नए LC को इशू करेगा कोई लोकल बैंक, और दिस लोकल बैंक में भी बैंक ऑफ X। सो X का ही बैंक ये नए LC को इशू करेगा इन फेवर ऑफ Z, और फिर Z उसके बेसिस के ऊपर गुड्स को मैन्युफैक्चर करके देगा। सो Z क्या है? लोकल सप्लायर है, और X क्या है? एक्सपोर्टर है जिसके पास ओरिजिनल LC आया है। तो ये जो सेकंड LC है, न्यू LC इशूड बाय द लोकल बैंक इन फेवर ऑफ लोकल सप्लायर, तो इस LC को हम कहते हैं बैक टू बैक LC। बैक टू बैक LC किसकी सिक्योरिटी के ऊपर, किसकी स्ट्रेंथ के ऊपर इशू होता है? तो ये इशू होता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिनल LC। जो एक्सपोर्ट LC है उसकी सिक्योरिटी के बेसिस के ऊपर ये नया LC इशू होता है। सो आई होप वी आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज बैक टू बैक LC। तो डेफर्ड पेमेंट LC, नेगोशिएशन LC, बैक टू बैक LC, आई एम श्योर ये सारे कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। और अगर ऐसा है थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं टाइप कर दीजिए। सो ये जो बातें हमने अंडरस्टैंड की हैं 3 टाइप के LCs के बारे में, कोई भी आपका फीडबैक है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रा अपना फीडबैक दे दीजिए। कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना है, अपने चैट बॉक्स में फीडबैक नहीं देना है। सो चाहे आप लाइव क्लास को वॉच कर रहे हो या आप वॉच कर रहे हो रिकॉर्डेड क्लास को, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दीजिए। बैक टू बैक LC इज फॉर प्रोक्योरिंग गुड्स लोकली। अब बैक टू बैक LC किस पर्पस के लिए इशू किया जाता है? तो इसको इशू किया जाता है फॉर परचेजिंग, फॉर प्रोक्योरिंग गुड्स फॉर एक्सपोर्ट विच आर प्रोड्यूस्ड लोकली
या जिनको इंपोर्ट किया जाएगा फॉर मीटिंग द एक्सपोर्ट कमिटमेंट। एक्स ने एक्सपोर्ट कमिटमेंट मीट करनी है, इसके पास 3 ऑप्शन है। एक है सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी किसी सप्लायर से गुड्स को ले लेना, तीसरी ऑप्शन है गुड्स को इंपोर्ट कर लेना। तो सेल्फ के केस में जो ओरिजिनल एलसी है वही काम करेगा। सप्लायर के केस में बैक टू बैक एलसी इशू करवाया जाएगा। इंपोर्ट करने के लिए एक और बैक टू बैक एलसी इशू होगा, लेकिन ये इंपोर्ट एलसी होगा। The conventional concept of banks issuing back-to-back LC is on the strength of export LC received from overseas correspondent bank. Under normal circumstances, banks issue such LC based on the sanctioned inland LC limit on their export customer. तो आमतौर के ऊपर क्या होता है, बैक टू बैक एलसी का कंसेप्ट अवेलेबल है, लेकिन मैनी टाइम्स बैंक्स क्या करते हैं, लोकल लेवल के ऊपर वो एलसी इशू कर देते हैं और उसके लिए वो एक नॉर्मल लिमिट को सैंक्शन कर लेते हैं। तो उस केस में भी वो बैक टू बैक एलसी बन जाता है। यानी कोई भी सेकंड एलसी जब इशू किया जाएगा टू प्रोक्योर द गुड्स, टू परचेज द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट इंस्टेड ऑफ सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, तो दैट एलसी विल बी कॉल्ड बैक टू बैक एलसी। अब हम बात करते हैं स्टैंड बाय एलसी क्या होते हैं। व्हाट इज अ स्टैंड बाय एलसी? स्टैंड बाय एलसी इज सिमिलर टू ए बैंक गारंटी। तो ये वो एलसी है जो बैंक गारंटी की तरह काम करता है। वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे बैंक गारंटी इशू नहीं होते, तो उन कंट्रीज में दे इशू लेटर ऑफ क्रेडिट जो ऑलमोस्ट बैंक गारंटी की तरह होते हैं। उन लेटर ऑफ क्रेडिट को हम कहते हैं स्टैंड बाय एलसी। सो स्टैंड बाय एलसी इज सिमिलर टू गारंटी, और वी कैन से इट इज इशूड इन प्लेस ऑफ ए बैंक गारंटी। ड्यू टू देयर डॉक्यूमेंट्री नेचर दे आर गवर्न्ड बाय यूसीपीडीसी। अब क्योंकि इन एलसीज के अंदर भी जो डॉक्यूमेंट्री नेचर है इनकी, तो इसीलिए इनको यूसीपीडीसी गाइड करता है, गवर्न करता है। इसके अलावा इनको ISP 98 इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी इनको गाइड करता है। तो इनको जो इशू किया जाता है उसके लिए गाइडलाइंस हैं ISP 98 इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिसेस। सो इनको इशू करने का जो प्रोसेस है वो ISP 98 के अंतर्गत है, और इनको जनरली जो गवर्न करती हैं गाइडलाइंस वो हैं UCP 600, जिनको पहले हम UCPDC कहते थे। इफ द ग्रांटेड सर्विस और पेमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर बेनिफिशियरी के द्वारा ग्रांटेड सर्विस या पेमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता, देन seller will invoke the bank's obligation to pay by submitting together with any other document that SLBC standby LC might require a declaration stating that the customer has failed to meet his obligation payment। तो इस केस के अंदर अगर ग्रांटेड सर्विस या पेमेंट प्रोवाइड नहीं की जाती, तो जो सेलर है वो इन्वोक कर देता है बैंक की ऑब्लिगेशन को, और वो सबमिट कर देता है वो डॉक्यूमेंट जो SLBC के अंदर मेंशन्ड होते हैं, और केवल उसने इतना कहना है कि कस्टमर ने अपनी ऑब्लिगेशन को जो मीट नहीं किया है, तो इतना कहने भर से वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा और पेमेंट डिमांड कर लेगा। इन शॉर्ट वी कैन से स्टैंड बाय LC इज ए गारंटी रादर देन ए पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो शॉर्ट में हम यही कह सकते हैं कि स्टैंड बाय LC है ये एक बैंक गारंटी है, रादर ये कोई पेमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये था हमारा डिटेल रिगार्डिंग स्टैंड बाय LC।
स्टैंड बाई एलसी मेनली किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट होता है, कंप्लाइंग पार्टी कंप्लायंस नहीं करती, तो उस केस में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो लास्ट हमारा जो लेटर ऑफ क्रेडिट है दैट इज रिवॉल्विंग एलसी। रिवॉल्विंग एलसी क्या है? इफ बायर रिक्वेस्ट पार्शियल डिलीवरी ऑफ ऑर्डर गुड्स एट स्पेसिफिक इंटरवल्स, पेमेंट कैन बी मेड अंडर टर्म्स ऑफ रिवॉल्विंग एलसी विच कवर्स वैल्यू ऑफ ईच कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट। तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस से एक्स है बायर, एक्स है इंपोर्टर, बायर, जेड है एक्सपोर्टर। दे एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट के 12 महीने के पीरियड में ये एक्सपोर्ट करेगा 20 लाख यूएस डॉलर का टोटल मटेरियल टू एक्स। लेकिन दिस मटेरियल विल नॉट बी परचेज्ड इन वन गो, तो इसको मंथली इंस्टॉलमेंट में परचेज किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा। लेट अस से हम इसको 24 कर देते हैं। सो 2 लाख पर मंथ इसकी सप्लाई की जाएगी। अब ये डिसाइड करते हैं कि इस केस में हर महीने एलसी ओपन करना पड़ेगा अगर इसमें रिक्वायरमेंट को मीट करना है। सो इंस्टेड ऑफ इशूइंग एन एलसी कि जो हर महीने 2 लाख का एलसी इशू किया जाए, एक ऐसा एलसी इशू कर दिया जाए 2 लाख रुपीज़ का कि जिसको बार बार यूज़ किया जा सकता है। तो जिस एलसी को बार बार यूज़ किया जा सके तो उसको हम कहते हैं रिवॉल्विंग एलसी। यानी 2 लाख का एलसी इशू हुआ, 2 लाख का गुड्स एक्सपोर्ट किया गया, एक्स ने उसका पेमेंट कर दिया, तो ये एलसी फिर दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा। अब हम इसको रीड कर सकते हैं। इफ बायर रिक्वेस्ट पार्शियल डिलीवरी ऑफ ऑर्डर गुड्स, पार्शियल इन पार्ट्स एट स्पेसिफिक इंटरवल्स, हर महीने कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट हम इसको कहते हैं। तो पेमेंट कैन बी मेड अंडर टर्म्स ऑफ रिवॉल्विंग एलसी, तो ऐसे एलसी को हम कहेंगे रिवॉल्विंग एलसी, और ये कवर करेगा वैल्यू ऑफ ईच कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट। द बैंक इज नॉर्मली लायबल फॉर टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एग्रीड पार्शियल डिलीवरीज। तो इस केस में जो बैंक की लायबिलिटी बनेगी वो हर एक एग्रीड पार्शियल डिलीवरी की बनेगी। बट देर इज एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन, अगर सेकेंड पार्शियल पेमेंट इज नॉट इफेक्टिव, जब तक नेक्स्ट पेमेंट नहीं किया गया तब तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, द सेकेंड पार्शियल पेमेंट इज नॉट इफेक्टिव अंटिल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज़ बीन पेड। तो जब तक पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा बायर पे नहीं करता तब तक सेकेंड पेमेंट एक्सपोर्टर को नहीं मिलेगी। सो दिस इज सिस्टम ऑफ रिवॉल्विंग एलसी। सो रिवॉल्विंग एलसी को कौन सी पार्टीज यूज करती हैं? जो रेगुलर बेसिस के ऊपर परचेज सेल करती हैं, तो वो लोग इस प्रकार के एलसी को इशू करवाते हैं। इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, हियर इज एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। IIBF बुक्स को अगर आप यूज कर रहे हैं फॉर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इनमें जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा है, आपको अंडरस्टैंड करने में वो डिफ़िकल्ट लगता है, आप बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट यू हैव टू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम एज वेल, और टाइम आपके पास पहले से कमी है। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं हर चैप्टर के एंड के ऊपर, लेकिन वो इतने कम रहते हैं कि हम प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और केस स्टडी जहाँ तक बात है, तो केस स्टडी तो इस बुक्स में आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेंगी, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर केस स्टडीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसका सॉल्यूशन कहाँ पे लाई करता है?
तो इसका सॉल्यूशन लाई करता है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन में जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं वो आसान करके समझाते हैं, तो आप वेरी इजीली उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लाते हैं और देर तक याद रहता है वो, और बहुत क्विकली हो जाता है, जिससे आपका लॉट ऑफ टाइम सेव हो जाता है। यानी आपकी ये दोनों ही प्रॉब्लम्स हमारे वीडियो लेसन सॉल्व कर देते हैं। इसके चलते आप बहुत सारी सिलेबस को कवर कर लेते हैं, ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस को आप कवर कर पाते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इसी प्रकार से हमारा केस स्टडीज़ का पैकेज है, तो केस स्टडीज़ के पैकेज से भी आप बहुत सारी केस स्टडीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हो। एग्ज़ाम के जस्ट पास जा करके हमारे मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर इतना कुछ अवेलेबल है और आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो वाई नॉट टू मेक यूज़ ऑफ ऑल दैट, जिससे आपकी पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव करें। ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू और अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू। फ्रेंड्स, एक बात और, जो फ्री लाइव क्लास इस समय आप वॉच कर रहे हैं, ये क्लास बहुत यूज़फुल है आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन आपके पास होने के लिए ये काफ़ी नहीं होती। सो पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना है, और फुल सिलेबस को कवर करने के लिए ये जो सारी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताई हैं, ये आपको बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। सो लेट अस गो टू फर्स्ट क्वेश्चन। What distinguishes the deferred payment LC from usance LC and acceptance LC? तो जो डेफर्ड पेमेंट LC है वो किस प्रकार से यूजेंस या LC एक्सेप्टेंस LC से डिफरेंट है? प्रेजेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट, एब्सेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट, यूजेबिलिटी इन एनी कंट्री, इशूड विदाउट ड्यू डेट्स। तो हमने बताना है डेफर्ड पेमेंट LC यूजेंस LC से किस प्रकार अलग है, कैसे ये डिस्टिंग्विश होते हैं। सो ये डिस्टिंग्विश होते हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डेफर्ड पेमेंट LC में बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होते, तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। व्हाट इज की फीचर ऑफ डेफर्ड पेमेंट LC? डेफर्ड पेमेंट LC का की फीचर क्या है? इमीडिएट पेमेंट, पेमेंट ऑन सर्टेन फ्यूचर डेट, नेगोशिएबल टर्म्स, एग्जेम्पशन फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी। तो हमने बताना है डेफर्ड पेमेंट LC का की फीचर। व्हाट इज की फीचर ऑफ डेफर्ड पेमेंट LC? फ्रेंड्स, की फीचर रहता है कि इसका जो पेमेंट है एक सर्टन फ्यूचर डेट को किया जाएगा, एंड दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। व्हाट रोल डज ड्यू डेट प्ले इन डेफर्ड पेमेंट LC? डेफर्ड पेमेंट LC में ड्यू डेट का क्या रोल है? इट इज रेलेवेंट, इट इज इररेलेवेंट, इट डिटरमिन्स द बेनिफिशियरी, स्पेसिफाइज द पेमेंट डेट, डिक्टेट्स द नेगोशिएशन टर्म्स। तो ड्यू डेट का रोल क्या है? ये पेमेंट की डेट को स्पेसिफाई करता है, ड्यू डेट। व्हाट डज नेगोशिएशन LC इन्वॉल्व? जो नेगोशिएशन LC है वो क्या इन्वॉल्व करता है? इमीडिएट पेमेंट टू बेनिफिशियरी, पेमेंट टू द नेगोशिएटिंग बैंक, नो पेमेंट ऑब्लिगेशन, या पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। सो व्हाट डज नेगोशिएशन LC इन्वॉल्व? क्या इन्वॉल्व करता है वो? तो इट इन्वॉल्व्स पेमेंट टू द नेगोशिएटिंग बैंक, यानी इशूइंग बैंक नेगोशिएटिंग बैंक को तुरंत पेमेंट करता है। व्हाट कंडीशन मस्ट द डॉक्यूमेंट मीट इन नेगोशिएशन LC? नेगोशिएशन LC में जो डॉक्यूमेंट है वो किस कंडीशन को मीट करते हैं? नॉमिनेशन बाय बेनिफिशियरी, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू LC टर्म्स,
नो नेगोशिएशन रिक्वायर्ड या फ्रीली नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। तो व्हाट कंडीशन मस्ट बी मेट रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स इन नेगोशिएशन एलसी। जब एलसी को हम नेगोशिएट करते हैं तो कौन सी कंडीशन इसमें मीट होनी चाहिए? सो कंडीशन है जो एलसी के डॉक्यूमेंट है, एलसी की जो टर्म्स हैं वो स्ट्रिक्टली पूरी होनी चाहिए। सो दैट इज द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन नेगोशिएशन एलसीबी में रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक बैंक? क्या नेगोशिएशन किसी स्पेसिफिक बैंक को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? नो रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्टेड टू एलसी इशूइंग बैंक, रिस्ट्रिक्टेड टू द नेगोशिएटिंग बैंक, रिस्ट्रिक्टेड टू एनी नॉमिनेटेड बैंक। तो क्या रिस्ट्रिक्शन टू ए स्पेसिफिक बैंक नेगोशिएशन एलसी में हो सकती है या नहीं हो सकती? तो आंसर रहेगा यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी नॉमिनेटेड बैंक। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैक टू बैक एलसी? बैक टू बैक एलसी इशू करने का पर्पज क्या होता है? टू इशू एलसी फॉर लोकल सप्लायर्स, टू प्रोड्यूस गुड्स लोकली और फॉर इंपोर्टिंग गुड्स टू फुलफिल एक्सपोर्ट कमिटमेंट, टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप बिटवीन बैंक्स एंड ओवरसीज कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स, या टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड विदाउट इन्वॉल्विंग लोकल सप्लायर्स। तो हमने बताना है पर्पस क्या रहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक टू बैक एलसी। तो देखिए क्या आंसर बनता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या बनता है? पर्पस ऑफ बैक टू बैक एलसी। तो पर्पस इसका रहता है टू प्रोक्योर गुड्स लोकली प्रोड्यूस या इंपोर्टिंग गुड्स टू फुलफिल एक्सपोर्ट कमिटमेंट। एक्सपोर्ट की जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए गुड्स को या तो लोकली प्रोक्योर करना या इंपोर्ट करना। इन द context of back to back LC, what is conventional approach for banks issuing such LC? तो बैक टू बैक एलसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल अप्रोच क्या रहती है? बेस्ड ऑन द सैंक्शन इनलैंड एलसी फॉर देयर एक्सपोर्टर कस्टमर्स ओनली ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपोर्ट एलसी रिसीव्ड फ्रॉम ओवरसीज कॉरस्पॉन्डेंट बैंक, by collaborating with local suppliers exclusively या by relying on importers financial stability। तो हमने बताना है कन्वेंशनल अप्रोच क्या रहती है। आमतौर के ऊपर बैक टू बैक एलसी को किस बेसिस के ऊपर इशू किया जाता है, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, सो व्हाट शैल बी द आंसर? सो कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर आपको लगता है? एप्रोप्रिएट आंसर इज बी, ओनली स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपोर्ट एलसी। जो ओरिजिनल एलसी है उसके बेसिस के ऊपर बैक टू बैक एलसी इशू कर देना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज एन एक्सपोर्टर अरेंज व्हेन इशूइंग ए बैक टू बैक एलसी? तो एक्सपोर्टर क्या अरेंज करता है जब बैक टू बैक एलसी इशू होता है? Inland LC for local suppliers, import LC for overseas purchase, export LC for domestic procurement, LC for local suppliers overseas commitment। तो इनमें कौन सी ऑप्शन हमें लगता है कि दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारी बनती है इंपोर्ट LC फॉर ओवरसीज परचेज। तो ओवरसीज परचेज के लिए इंपोर्ट एलसी इश्यू हो सकता है, इनलैंड एलसी हो सकता है फॉर लोकल सप्लायर। तो इसमें एक ऑप्शन नहीं, हमारी 2 ऑप्शंस कंप्लीट होती हैं। तो इनलैंड एलसी किया जाएगा लोकल परचेज के लिए और इंपोर्ट एलसी किया जाएगा इशू ओवरसीज परचेज के लिए, और दोनों ही बैक टू बैक एलसी बन सकते हैं, जैसा मैंने एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट। Under normal circumstances, how do banks typically issue back-to-back LC? By establishing direct connection with local suppliers, based on financial stability of overseas correspondent bank, by issuing LC solely on exporters' request, based on sanctioned inland LC for their exporter customers। तो typically
बैंक किस प्रकार से इशू करते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर, तो वो एक लिमिट सेटअप कर देते हैं अपने एक्सपोर्टर कस्टमर की फेवर में और उसी लिमिट के आधार पे वो एलसी को इशू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, तो वहीं पे हम सूटेबली आंसर कर देंगे आपको। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हो। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर कर देना, लेकिन अगर आपने इसको यूज़फुल माना तो लाइक करने में संकोच ना करें। इट विल टेक ओनली फ्यू सेकेंड्स टू पुश द लाइक बटन, लेकिन लाइक बटन से यूट्यूब और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियो को दिखाने की कोशिश करता है। यानी आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, यू विल बी हेल्पिंग मैनी मोर स्टूडेंट्स बाय पुशिंग द लाइक बटन। और इसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स ऑल्सो। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप हमारी किसी भी क्लास को मिस ना करें, क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन के साथ। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।